जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और मैक्सिमम हाफ ईयरली का पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आता है, चाहे वो पेपर सेटर आरओ हो या आपके स्कूल के टीचर्स इसको बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का है वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसमें आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर हो गया और नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के साइन को आपने चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस था, हमने क्या लिखना है? प्लस लिखना है। ठीक है, और एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और कर देना है, ताकि अगर आप इसको कट करो तो वही टर्म बच जाए जो आपके पास पहले थी। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ पर a माइनस बी बन गया, यहाँ पर हमारा a प्लस बी बन गया, जो कि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, तो ए की वैल्यू √7 है, बी की √6। ठीक है, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से क्या होता है? स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 7 माइनस 6 यानी कि 1 आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ज़्यादातर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन में आपके डिनोमिनेटर में हमेशा मैक्सिमम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन डेसिमल फॉर्म, फाइंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज़। तो 4 1/8 ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, प्लस 1 कर दिया तो 33/8 आ गया। 33 को 8 से डिवाइड कर दिया, 8 4 जा 32, 1 डेसिमल लगा तो 0, 8 1 जा 8, 2 डेसिमल का 0, 16, अगेन डेसिमल का 0, 5 40, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब डेसिमल कैसा हो जाएगा हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो दो केस बनते हैं। मान लो 0.1 2 3 4 5 3 7 6 9 2 डॉट 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 रिपीट नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ना तो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना टर्मिनेट हो रहे हैं। और एक दूसरा एग्जांपल बन जाता है जैसे 3 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 1/3 की केस में, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट रिपीटिंग है। ठीक है, जरूरी नहीं है एक नंबर हो, दो भी हो सकते हैं, 3 भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ईजी है, दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप इनके डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, या आप इनको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। पहले दोनों नंबर को प्लस किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 7/2, तो ये पहला आ गया। फिर अब बन गया हमारे पास 3 7/2 और 4। अब 3 और 7/2 को प्लस किया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है? क्योंकि कई बार इसमें गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं, आप कुछ मत करिए। 6 को मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ? मैं 6/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी 3 है। और 4 को मैं लिख सकता हूँ 8/2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं क्या करूँगा? मेरे को ज़्यादा नंबर चाहिए, मैं ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेम नंबर से। ये आ गया 24 8, ये आ गया 32/8। ठीक है, 24 और 32 के बीच के जो नंबर्स हैं 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8। ठीक है, 30/8, 31/8, ये सारे इनके बीच के क्या माने जाएंगे? रेशनल नंबर माने जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया क्या है, पर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कई बार एग्जामिनेशन सेटर होता है टीचर, वो क्या करता है? रेशनल की जगह इरेशनल वर्ड डाल देता है, और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में रेशनल सॉल्व करके आ जाते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपने इस वर्ड का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाल लेनी है। वैसे मुझे पता है कि 3 की पावर 4
81 होता है, पर आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए आपने करना कैसे, 81 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, क्योंकि ये क्या होता है 81 होता है। तो मैंने क्या किया, 81 की जगह 3 की पावर 4 कर दिया, 0.16, 3 की पावर 4 0.09। अब आपको रूल पढ़ा होगा आपने, आप पहले स्टेप में भी कर सकते थे, क्योंकि बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 4 है और 0.616 को मैंने 0.09 से क्या प्लस कर दिया, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो वो कंसेप्ट यहाँ लगा दिया। 0.16 में 0.09 को जब मैं प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा 0.25। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का दूसरा रूल लग जाएगा, जब पावर ऑफ सेम बेस है ना, अगर सेम बेस के दो पावर होती हैं तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो 4 इंटू 0.25 ये हो जाएगा हमारा 1.00, यानी कि 3 की पावर 1, इसका आंसर आ जाएगा 3। डेट्स इट, आसान सा तरीका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात, अब इसमें ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिखा है फाइंड द इरेशनल नंबर। ठीक है, पहले क्या था हमारा क्वेश्चन, रेशनल नंबर, अभी हमने क्या लिखा है, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो आपने कुछ नहीं करना है, पहले 7 से डिवाइड कर देना है 1 को, और 7 से 2 को। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, एक पूरा कर लेते हैं। ठीक, डेसिमल लगेगा 0 1, फिर डेसिमल का 0 4, 28 2, 7 2 ज़ा 14, 6 7 8 ज़ा 56, ठीक, 4 5 35, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ तक इसके निकाल लिए। सिमिलरली आपने 2 वाले निकाल लेने, 2 वाले हमारे पास आएंगे 0.825714। तो आपने लिखना है 1/7 की वैल्यू 0.1285 डॉट डॉट डॉट, और 2/7 की वैल्यू 0.85714 डॉट डॉट डॉट। आपने अगर 3 बोले तो 3 कैसे लिखने हैं, इन दोनों के बीच में लिखने हैं। तो पहला हो जाएगा 0.1, आप ऐसे करके लिख लीजिए, आसान रहेगा। ठीक है, ठीक, अगला आप 6 वाला कर दीजिए, फिर 7 वाला कर दीजिए। ये सारे इनके बीच में हैं, पर आपने ध्यान किन चीज़ों का रखना है कि इन दोनों नंबर के बीच के नंबर आपने इस्तेमाल करने हैं। ये 3 इरेशनल नंबर आपके आ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार पेपर में आना ही आना होता है। आपने करना कैसे, पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना है। ये जो जिसको एक्सप्रेस करना है, सबसे पहले आपने उसको लेट करना है x के इक्वल। फिर आपने देखना है कि नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं। ये नंबर ऐसे लिखा होता अगर, इसका मतलब होता 2.015015 डॉट डॉट डॉट, मतलब 0.15 रिपीट हो रहे हैं। पर हमें यहाँ पर कैसे दिया हुआ 0.15 की बार, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 1515 रिपीट हो रहा है, 0 रिपीट नहीं हो रहा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसके अंदर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन से ही हमें पता लगता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, इसको लेट कर लिया, इसको ले लिया इक्वेशन 1। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2, तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपने 10 से करना है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से करना है, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने 0 इंक्रीज करनी है। ठीक, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 1/100, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1/100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ 100 इंटू एक्स, और 2.015 को मैं 1515 डॉट करके लिख लेता हूँ इंटू 100। ठीक है, 100x हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद जब मल्टीप्लाई होती है 10 की पावर, तो 2 जीरो है तो डेसिमल भी 2 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 201.51। ठीक है, फिर 51। ये हमारी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ स्टेप करने के बाद आपका अगला स्टेप होगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि 2 में से 1 इक्वेशन को आपने क्या करना है, माइनस करना है। 100x 201.5151, यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन थी x, इसको माइनस करना है, और यहाँ था 2.0151।
ठीक है, ये आ जाएगा 99x। ठीक, यहाँ से आप देखिए 01201 पॉइंट में से आपने 15151 को माइनस करना है। ठीक है, तो हम माइनस कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, और इसके बाद आपका बचेगा 11991। ठीक है, 99x इज इक्वल्स टू 199.5। ठीक, और मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ का जो डेसिमल अभी हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको फर्दर अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस होता है, जो कि होगा, आपने इसको रिड्यूस करके आंसर तक लेकर जाना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें a की वैल्यू गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, 1/a निकालना पड़ेगा। तो a को मैं 1/a के रूप में लिखूंगा, तो ऐसे लिखेंगे। अब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, वही प्लस साइन है तो माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, फिर वही मैंने कहा था a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि हमारा फार्मूला होता है a² माइनस b²। a की वैल्यू यहाँ पर 2 है और b की √3। ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज ही आ जाएगा। नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि b √3 है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 3। ठीक है, 2 माइनस √3/1, ये आ गई हमारी 1/a की वैल्यू। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हमें निकालना था a माइनस 1/a। a की वैल्यू थी 2 प्लस √3 माइनस 1/a की वैल्यू आई है 2 माइनस √3। माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 2√3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, इफ़ 2 की पावर 5x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x इज इक्वल्स टू √5। ठीक है, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम बेस हो और डिवाइड में हो तो हमेशा पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं, पहला कंसेप्ट। तो मैंने क्या किया, बेस दोनों का सेम है, डिवाइड है, तो 5x माइनस एक्स कर दिया। और अगर क्यूब रूट हो तो हम पावर में, जैसे x है तो हम 1/3 लिखते हैं, स्क्वायर रूट है तो हम 1/2 लिखते हैं, अगर 5 वाला है तो हम 1/5 लिखेंगे, ये ध्यान रखना। तो 2 की पावर 20 ऑलरेडी है और 1/5 लिख दिया। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर सेम बेस की 2 पावर होती हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे। 5x माइनस 1x कितना हो गया, 4x, और 2 पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 4 जा 20। यहाँ से 2 की पावर 4x और 2 की पावर 2। ठीक है, तो जब दोनों बेस सेम हों और इक्वल में हों तो आपने उनकी पावर को क्या कर देना है, इक्वल रख देना है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/4, जो कि आंसर आएगा 1। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ y प्लस 3 इज़ अ फैक्टर। ये वाला क्वेश्चन भी 100% आएगा कि ये इसका फैक्टर है। आपने करना क्या है, ध्यान से देख लीजिए। y प्लस 3 अगर फैक्टर है तो इसको 0 के इक्वल रख देना है। जो भी फैक्टर गिवन है उसको 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3। जो भी वैल्यू आएगी आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। पुटिंग y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो y की जगह मैंने क्या पुट किया, -3, और इस पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल, क्योंकि अगर सोल्यूशन होता है तो सोल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, 0 के। ठीक है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, क्योंकि -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9। ठीक है, 9 3 27, -3 के प्लस 6। अब सेम टर्म्स को प्लस कर देते हैं, 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33, क्योंकि दोनों प्लस में।
-3 इज इक्वल्स टू 0। के वाली टर्म को दूसरी साइड ले जाते हैं तो माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी और के की वैल्यू आ जाएगी 33 डिवाइडेड बाय 3, जो कि आ गया 11 आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। आप इस इक्वेशन में के की वैल्यू 11 पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर 0 ही आएगा, जिससे आपका आंसर चेक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ x की पावर 101 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, व्हाट इज द रिमाइंडर। अभी बता के हटाऊँ कि x माइनस 1 अगर फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल रखना है, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। वही वैल्यू आपने इस क्वेश्चन में पुट कर देनी है। 1 की पावर 101 प्लस 101, 1 की जितनी मर्जी पावर हो, आंसर क्या आता है, 1 आता है। और 101 को इसमें प्लस कर दिया तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 102। यही आंसर है। क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल था, बट इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। ठीक है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है। ठीक है, तो करना कैसे होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। a और c को मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा। ठीक है, और b को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करके a प्लस a इंटू सी वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, करके दिखाते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -15 है। a इंटू सी किया यानी कि 2 इंटू -15 यानी कि -30 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास बीच में क्या है, -7x। अब 30 के फैक्टर देख लीजिए। 30 कैसे कैसे बन सकता है, 2 इंटू 15 बन सकता है, 30 इंटू 1 बन सकता है, 6 इंटू 5 बन सकता है, 10 इंटू 3 बन सकता है। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि किसको माइनस करके 7 आए। इसको करके नहीं आएगा, ये नहीं ले सकते, इसको भी करके नहीं आ रहा, बचा गया 10 और 3। अब 10 और 3 के साथ कौन सा साइन लगेगा वो डिपेंड करेगा इस फैक्टर के साइन पर, b पर, b की वैल्यू पर। b माइनस में है तो बड़े नंबर के साथ साइन क्या आएगा, माइनस का, और छोटे नंबर के साथ प्लस का। अब इन दोनों को आप प्लस करके देख लीजिए, -7 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 ही आ रहा है, यानी कि आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। अब पेयरिंग करनी है, 2x² माइनस 10x का पेयर बना दिया ग्रुपिंग, और 3x माइनस 15 का ग्रुपिंग बना दिया। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो अंदर वाले दोनों टर्म्स के साइन चेंज करने हैं। ठीक है, पहले में से 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 5। ठीक है, और फिर 3 कॉमन आ जाएगा x माइनस 5। जब आप इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आपकी आनी चाहिए, और 100% केसेस में दोनों ये सेम आने चाहिए। तो बचा 2x प्लस 3 और x माइनस 5, यही हमारा आंसर है। अगर आपके पास टाइम बचता है पेपर में, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 2x² माइनस 7x माइनस 15 आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, फैक्टराइज। ठीक है, तो आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपने लास्ट वाले नंबर के फैक्टर देखने क्या क्या हैं। +1 -1, ठीक है, क्योंकि 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 2 से भी, 3 से भी 30 जाता है, 4 से नहीं जाता, 5 से जाता है, 6 से जाता है। ठीक है, ऐसे 10 से जाता है, फिर 15 से जाता है, और 30 से। ये सारे फैक्टर हैं। तो सबसे पहले आपने +1 लेकर पुट करना है। आपने स्टार्टिंग 1 से ही करनी है, आपने ध्यान रखना है। 2 1 की क्यूब 1 ही होता है, 3 -17 + 30। ठीक है, अब मैंने इनको जब चेक किया तो ये 32 आ गया, -20 आ गया। 32 - 20 यानी कि 12, यानी कि मेरा आंसर 0 नहीं आया, +1 नहीं ले सकते। ऐसे ही आपने -1 से चेक करना है। कब तक चेक करना है, जब तक कि आपका आंसर 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी -2 पुट करके देखता हूँ। -8 -16, 4 -12 +34 और +30। ठीक है, अभी भी मुझे देख के पता चल रहा है कि इसका आंसर 0 नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, 2 से ट्राई करूँगा। ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2,
2 की पावर 3 मतलब 8, 16, 4 12, 34 और 30। ठीक है, इनको मैंने प्लस किया तो 46 आ गया और इनको भी प्लस किया तो -46 आ गया, मेरा आंसर 0 आ गया। तो इस इक्वेशन का मुझे पहला फैक्टर पता लग गया, क्या है कि 2। ठीक है, क्या फैक्टर है इसका? 2। x इज इक्वल्स टू, मुझे 2 पुट करने पर मेरा आंसर आ रहा है 0, तो 2 को इस साइड लाकर आपका फैक्टर बन जाएगा x-2। पहला फैक्टर मुझे यहाँ से पता लग गया कि x-2 है। अब मुझे इस इक्वेशन को x-2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक, पहला क्या है? 2x³ है और यहाँ पर x है, तो मैं क्या लूँगा? 2x² लूँगा ताकि 2x³ हो जाए। 2x² से इसको करूँगा तो -4x² आ गया। ठीक है, साइन चेंज हो गए। x² -17x आ गया, प्लस x कर दिया, x² -2x आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस -15x प्लस 30 आ गया। -15 से किया तो -15x प्लस 30 आ गया, पूरा कट गया, 0 आ गया। अब आपने फैक्टराइजेशन से बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस इक्वेशन के भी फैक्टर बना लेने और आपके 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 फैक्टर हो सकते हैं। एक आपका ऑलरेडी आ गया था, 2 आपके यहाँ से आ जाएंगे, आप उसको निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ दिस इज इक्वल्स टू दिस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। आपने क्या करना है? इसको पहले स्क्वायर कर लेना है। इसके बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं एक बार स्क्वायर निकालूंगा, दूसरी बार स्क्वायर निकालूंगा तो x की पावर 4 आ जाएगी। देख लीजिए, अगर मैं x को एक बार स्क्वायर करूंगा तो x की स्क्वायर आ जाएगी, और जब मैं x का स्क्वायर करूंगा तो फिर 4 आ जाएगा। इसलिए मैं इस कंसेप्ट में क्या कर रहा हूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a यहाँ पर x है और b है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, 3 का स्क्वायर 9 होता है, x से x कट गया, तो यहाँ से ये वाली टर्म आ गई, 2 को उस साइड ले जाऊंगा तो 9 - 2 यानी कि इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आई है x²। अब इसका एक बार फिर से स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पावर 4 चाहिए। स्क्वायरिंग अगेन, x की पावर 4, a का पावर मतलब a की 2 b की 2, 2a भी फिर x² ऐसे कैंसिल हो जाएंगे जैसे यहाँ पर हुए थे, और 7 का मतलब 49, 49 - 2 आ जाएगा 47। हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो ये आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक। अभी ये प्यारे बच्चों हमारा पार्ट 1 है। हम केस स्टडी बेस्ड वाला पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, ताकि आपकी पूरी तैयारी हो जाए। इफ़ बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ दिस शो डैट p इज इक्वल्स टू r, अगर ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं, ठीक है, तो आपने क्या प्रूफ करना है कि जो p की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी? r के इक्वल आएगी। ठीक है, तो जब भी फैक्टर होते हैं, मैंने बताया था, अगर एक ही बार फैक्टर दिया हो तो आपने एक बार सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और वो वैल्यू पुट कर देनी, लेकिन यहाँ पर फैक्टर कितने दिए हैं? 2। ठीक है, तो पहले फैक्टर से x-2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ गई। दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, तो मैं पहले x की वैल्यू 2 पुट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा 4p प्लस 10 r इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन आ गई। फिर मैं एक बार पुट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1/2। यहाँ से जो मेरी वैल्यू आ जाएगी p² p/4 5/2 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा। 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आएगा। p प्लस 10 प्लस 4r, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0।
4 भी उधर जाकर 0 आ जाएगा, तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी ये वाली। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई है, आपने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इक्वेट कर देना है, क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स हैं तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो 4p प्लस 10r विल बी इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। ठीक है, 10 से 10 कट गया। ठीक है, p को इस साइड ले आऊँगा तो 4p माइनस p हो जाएगा, r को उधर ले जाऊँगा तो 3p इज इक्वल्स टू 3r, 3 से 3 कैंसिल हो गया, p इज इक्वल्स टू r। हमें यही प्रूफ करना है। इक्वल इन दोनों को यहाँ पर इसलिए किया गया क्योंकि दोनों ही फैक्टर हैं और दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूव्स टू द क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 3। ठीक है, अगर कोई एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को 3 से डिक्रीज कर दिया जाए एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 4 यूनिट, then the area will be increased by 9. Represent this situation as linear equations in 2 variable। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 वेरिएबल है तो हम लेट लेंथ बी x यूनिट, क्योंकि यूनिट यहाँ यूनिट ही मेंशन है इसलिए यूनिट ले रहे हैं। ब्रेड्थ बी y यूनिट, 2 यूनिट में बोलना है, 2 वेरिएबल में बोला है इसलिए 2 वेरिएबल में लेट कर रहे हैं। अगर लेंथ है तो एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट कर लेते हैं। पर इन्होंने क्या कहा है कि न्यू लेंथ डिक्रीज बाय 3 है तो x माइनस 3 हो जाएगा, और ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 4 है तो y प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका एरिया बनेगा x माइनस 3 और x प्लस 4, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 12। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, इन्होंने आगे क्या बोला है, रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इन्होंने एक चीज़ और कही है कि जब हम ये करते हैं, ठीक है, तो इसका जो ये वाला एरिया है ये पुराने वाले एरिया से 9 ज़्यादा है। ठीक है, पुराने वाले, सॉरी मैंने यहाँ y प्लस एक्स प्लस 4 कर दिया, आप इसको, क्योंकि 2 वेरिएबल थे आपने इसको देखा नहीं, यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, x माइनस 3 वाई प्लस 4। ठीक है, एक्स वाई प्लस 4x माइनस 3y माइनस 12। जब इसको सॉल्व किया तो यह आ जाएगा एक्स वाई प्लस 4x माइनस 3y माइनस 12। ठीक है, तो ये जो नया एरिया आया है आपके पास, ये पुराने वाले एरिया से 9 ज़्यादा है। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस 3y माइनस 12 माइनस 9, 4x माइनस 3y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमने क्या किया, पहले लेट कर लिया लेंथ और ब्रेड्थ, एक एरिया निकाल लिया, फिर दूसरे वाली कंडीशन से x माइनस 3 कर दिया, क्योंकि लेंथ में से 3 माइनस कर रहे थे, ब्रेड्थ में 4 प्लस कर रहे थे, उसके हिसाब से एरिया निकाल लिया। एरिया तो इक्वल ही होगा। ठीक है, तो पहले वाला जो नया वाला एरिया आया है ये पुराने वाले एरिया से 9 ज़्यादा था, यही मेंशन होगा। इन दोनों को इक्वल कर दिया और यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 16, राइट 2 सोल्यूशन। 2 सोल्यूशन के अंदर आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। 2 पूछे तो 2 ही जरूरी है, एक्स और वाई। इक्वेशन लिखिए 2 बार, पहले मैं क्या करता हूँ, लेट y इज इक्वल्स टू, सॉरी x इज इक्वल्स टू, क्योंकि x को 0 लेट करने से मेरा काम आसान हो जाएगा। x लेट कर लिया तो 4 इंटू 0, ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई। यहाँ से आया माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15, और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15/5 यानी कि माइनस 3। तो जब x 0 पुट किया, y की आ गई माइनस 3। ठीक है, दूसरा, अब मैं यहाँ से, हमें 2 लेना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं
x2 8 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15। 8 को उधर ले जाऊंगा तो 15 माइनस 8 हो जाएगा 7। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -7/5। ठीक है, तो ये दो सोल्यूशन आ गए। आपने अपनी मर्जी से x से y की वैल्यू पुट करनी है और जो दूसरी वैल्यू आ गई उसको इस टेबल में भरते जाना है। 2 बोली तो 2 टाइम्स करना है, 3 बोली तो 3 टाइम करना है। ठीक है, चलिए फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ने में जितना मुश्किल है उतना ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक, और जो x एक्सिस पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, x एक्सिस पर आपने ध्यान रखना है y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो पहले का सोल्यूशन मैं पहली वाली इक्वेशन में क्या करूँगा, y की जगह 0 पुट कर दूँगा। ठीक है, y की जगह 0 पुट करने से x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो यहाँ से पहले का आंसर आ जाएगा 8 और 0। ठीक, आगे बोला है y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा है तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में x की जगह में 0 पुट कर दूंगा, 2y इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो दूसरी मेरे पास आ जाएगी 0 और 4। आसान है। x एक्सिस पे बोला था तो y 0 पुट कर दिया, y एक्सिस पे बोला था तो x 0 पुट कर दिया। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ टॉय horse is same as that of a cost of a 3 ball. Express this statement as linear equation 2 variable again. तो let the cost of a toy horse ₹x और बॉल्स की हम लेट कर लेते हैं ₹y, क्योंकि 2 वेरिएबल की बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो टॉय हॉर्स, एक टॉय हॉर्स की जो कॉस्ट है वो 3 बॉल्स के इक्वल है, यानी कि x एक टॉय हॉर्स की जो कॉस्ट है वो 3 बॉल्स के इक्वल है। पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, तो मैं 3 को इस साइड ले आऊँगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये बन गई मेरी लीनियर इक्वेशन। अब आपने यहाँ से 2 इक्वेशन वही फाइंड आउट करने, 2 सोल्यूशन जैसे पहले किए थे। अगर मैं y 0 ले लेता हूँ, सॉरी y 0 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे करके आपने 3 वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अगर मैं y 2 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर आपने ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, चलिए एट वट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन मीट अ लाइन। ठीक है, आपको पता होगा ये x एक्सिस पॉजिटिव माइनस x एक्सिस y पॉजिटिव y माइनस। इन्होंने क्या बोला है, एट वट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन मीट अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। अब पैरेलल टू x एक्सिस के मतलब ऐसे बनेगी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, मतलब यहाँ से 4 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 4 यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन एंड ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे अगर ये लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं तो मैं यहाँ वाली वैल्यू लेता हूँ। अगर राइट हैंड साइड बोला है तो राइट हैंड साइड पर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि पैरेलल की बात की है और इसका डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस किस पर आ रहा है, x एक्सिस पर, मतलब x की वैल्यू 4 है। मुझे कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 4। 8 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। 8 को उधर ले जाऊंगा तो 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8। 3y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो पॉइंट बताना है तो पॉइंट क्या हमेशा लिखा जाता है, एब्सिस और ऑर्डिनेट लिखा जाता है। अब शीशा की वैल्यू 4 है, ऑर्डिनेट हमारा 1/3। यही आंसर। क्लियर, चलिए इफ अ पॉइंट O लाइज बिटवीन, ये O है, 0 नहीं। ठीक है, P एंड R, कोई एक पॉइंट है, ये P और R के बीच में लाई करता है, सच डैट PO इज इक्वल्स टू OR, यानी कि ये क्या है, मिड पॉइंट है।
मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। पी ओ इज इक्वल्स टू ओ आर आपको गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, पी ओ इज टू 1/2 ऑफ पी आर। अब आइए आसान है, पी आर को हम कैसे लिख सकते हैं, पी ओ प्लस ओ आर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पी ओ और ओ आर को प्लस करूँगा तो मेरा पी आर बनेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा कि पी ओ और ओ आर इक्वल है, ठीक है, तो मैं ओ आर की भी जगह क्या लिख दूंगा, पी ओ लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब मेरे पास 2 पी ओ बन गए, पी ओ। अब 2 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये पी आर के हाफ में आ जाएगा। मुझे यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में आपको हर साल देखने के लिए मिलता है और इस बार भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है। आपने करना क्या है, पी ओ क्यू इज़ द लाइन है, ठीक है, पी ओ क्यू इज़ द लाइन है। लाइन क्या होती है, जिसके क्या होता है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है 180 डिग्री। यहाँ पर ओ है। ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ठीक है, ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू, इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल है दोनों। पहली चीज़ ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये एंगल कितने डिग्री का होगी, 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं लिखूं पी ओ आर और आर ओ क्यू, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। पहला स्टेप तो यही है, पहले ये गिवन था, यहाँ से हमें ये पता लग गया। अब आपने इन दोनों एंगल्स को ही लेना है, ठीक है, एक ये वाला एंगल, ठीक है, ये 90 है, ये ले लिया, दूसरा ये वाला ले लिया, ठीक है। पी ओ आर अगर आप ध्यान से देखें तो कैसे बना हुआ है, एंगल पी ओ एस और एंगल आर ओ एस। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को प्लस कर दें तो मेरा पी ओ आर बनता है, इक्वेशन 1। दूसरा मेरा था आर ओ क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यू ओ एस, मैं इसको एक अलग लाइन बना लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी मैं आर ओ क्यू की बात लिख रहा हूँ, इस एंगल की। अब इस एंगल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा, सॉरी ये आर ओ क्यू नहीं, इस पूरे एंगल में से मैं जब मैं आर ओ एस माइनस करूँगा, ठीक है, ये वाला एंगल इस पूरे से माइनस करूँगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम ऊपर बता चुके हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे, तो हमें इन दोनों को इक्वल रखना है। पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू एस ओ क्यू माइनस आर ओ एस, ठीक है, क्योंकि ऊपर हम ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं। आर ओ एस वालों को सेम साइड ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, आर ओ एस इधर भी आ गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर बचा एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस, ठीक है। आर ओ एस कितने टाइम आ गया, 2 टाइम आ गया, और यहाँ पर बचा एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। 2 को मैं दूसरी साइड ले जाऊँगा तो अपॉन में आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। यही प्रूफ करना था मुझे, हैंस प्रूफ, ठीक है। अब मैं एक बार आपको छोटा सा दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, करना क्या था आपने इस इक्वेशन के अंदर। पहले मेरा पी ओ क्यू एक लाइन है, पी ओ क्यू, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, तो मैंने लिखा पी ओ आर और आर ओ क्यू, ये दोनों 90 लिख दिए। फिर मैंने देखा कि पी ओ आर कैसे बन रहा है, इस एंगल को प्लस किया और इसको, तो मेरा पी ओ आर बन रहा है पूरा, मैंने वही लिखा। फिर मैंने इस वाले एंगल की बात की कि 90 डिग्री कैसे बन सकता है, एस ओ क्यू में से मैं जब ये छोटे वाला एंगल माइनस करूँगा तो बाद में मैंने इसलिए इन दोनों को इक्वेट कर दिया और आंसर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, ऑलरेडी गिवन है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये जो ए बी है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या है कि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल यहाँ पर मैं ए दे देता हूँ, एंगल ए ओ बी
विल बी इक्वल टू एंगल एक्स। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट मैं क्या लगा सकता हूँ, मेरे को यहाँ पर 127 डिग्री गिवन है, तो ये ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, तो जो एंगल 127 डिग्री होगा वो x प्लस वाई के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। x में ऑलरेडी 50 निकाल चुका हूँ, तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 50 माइनस कर दूंगा 50 को 127 से, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया। दो प्रॉपर्टी लगाई हैं, एक पैरेलल लाइंस वाली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा था z करके, और दूसरा ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा था जो कि ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इफ़ L इज़ पैरेलल टू M, अगर L और M पैरेलल हैं, ठीक है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में जितना मुश्किल लगेगा आपको उतने आसान क्वेश्चन है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, एक एंगल यहाँ फॉर्म कर लेता हूँ जो कि एंगल 1 है। अब एंगल 1 फॉर्म करने से अगर ये मेरी ए बी सी एक ट्रायंगल है तो एंगल 1 मेरा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल 1 पता लग जाता है तो मैं वही पिछली प्रॉपर्टी की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाकर मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इन्होंने क्या बोला है कि L इज़ पैरेलल टू M, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो एंगल 1 मेरा एंगल 60 के डिग्री इक्वल हो जाएगा। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब मेरे पास एंगल 1 पता लग गया, तो मुझे पता है कि जो एंगल 1 होगा वो x और 40 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, 1 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो मेरा x निकालना बहुत आसान हो गया। 60 माइनस 40 इज इक्वल टू x, जो कि x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। हैंस आसान था, डायग्राम देखने में मुश्किल लगता है, बट अगर आपको बेसिक्स नॉलेज है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं कन्फर्म। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ए बी और सी डी नहीं मेंशन किया है, मैं कर देता हूँ। ये हमारा ए बी है और ये हमारा सी डी। ठीक है, अगर ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये जो x आपने बना रखा है, तो कुछ नहीं करना है आपने। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पर ओ रखा, एक कंस्ट्रक्शन करनी है आपने। इसका मैं नाम दे देता हूँ ओ पी, कंस्ट्रक्ट ओ पी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब हमें पता है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और हमने कर दिया ओ पी पैरेलल टू सी डी, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ओ पी किसके पैरेलल आ जाएगा, ए बी के। ठीक है, अब ओ पी ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी। ठीक है, तो कोइंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी मैं इसको 1 कर लेता हूँ, क्योंकि x मेरा अभी दो एंगल्स में डिवाइड हो गया, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस 130 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। कोइंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ से मेरा एंगल 1 आ जाएगा 180 माइनस 130, जो कि हो गया 50 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस 120 डिग्री होगा 180 डिग्री। सेम रीज़न, यहाँ से 180 में से 120 माइनस किया तो 60 डिग्री आ गया। और जब मैं एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करता हूँ तो मेरा कंप्लीट एंगल x है, 1 की वैल्यू 50 आई है और 2 की वैल्यू मेरी 60 आई है। इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो x की वैल्यू 110 डिग्री आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि आपके पेपर में 5 नंबर की आनी ही आनी है। ठीक है,
99.9% चांस है इसके पेपर में आने के। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों पार्ट 1 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 9 मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।